ठीक, देखेंगे किसी भी प्लांट सेल में पानी का अंदर आना या सेल से पानी का बाहर जाना, ये डिपेंड करता इस बात पे कि वो सेल के बाहर के जो बाहर सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। समझ आ गया बच्चों? ठीक, देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, ठीक बेटा, ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल। एक बात ध्यान रखना, साइटोलॉजी में आप पढ़ाया जाएगा, आप ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। ये नहीं, न्यूक्लियस जो है सेल में कहीं भी हो सकता है। ठीक, अगर कभी क्वेश्चन धोखे से आ जाए कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो आप क्या कहोगे? एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखें बेटा, ठीक है। आप देखिए मैंने यहाँ बना दिया है, लेकिन चूंकि हम लोग छोटे से जब सेल का चित्र बनाते हैं तो न्यूक्लियस को केंद्र में ही बना देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, तो हम लोग ये सोचते हैं सेंटर में ही होता है ये, और क्वेश्चन हमारे यहाँ से चला जाता है। जबकि बेटा किसी भी सेल के सेल सेंटर को जो माना गया उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चीज़ें आपको वो ध्यान रखनी जो एग्ज़ाम में आए और गलत ना हो जाए। तो बच्चों तो सेल सेंटर कौन है? बेटा समझा गया? न्यूक्लियस नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? अब स्टेटमेंट भी बना देगा, सेल सेंटर इज ए सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस इज ए नॉट ए सेंटर ऑफ सेल, इस तरह। तो ये पूछेंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट, इस तरह क्वेश्चन लोग बनाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जो मैंने बात बता दी उसको समझना। समझे बेटा? अब देखिएगा तुरंत एक एक लाइन बेटा ध्यान देखेंगे एनसीईआरटी की। ये बेटा देखो मैंने यहाँ पे सेल वॉल लिया बेटा, सेल वॉल है, अच्छे से समझिएगा, कुछ है नहीं। ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये टोनोप्लास्ट हो गई। इसी को बेटा हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई बेटा? ठीक, ये एक साइटोलॉजी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, आप लोग बेटा ये भी ध्यान रखना है बेटा, इसके अंदर मैंने कल भी चर्चा किया था, इसे हम सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया सेल सैप। हम सेल सैप इसलिए बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, इसी का दूसरा नाम मैं बता रहा हूं, इसे वैक्यूलर सैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम वैक्यूलर सैप भी कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, एक्चुअली में बहुत बच्चे सेल सैप का मतलब इससे मानने लगते हैं। ठीक, अब देखिएगा, पहली बात तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे, जो ये वैक्यूलर सैप है इसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है। क्या होता है? इसके अलावा बेटा इसमें इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है। तो एक चीज़ तो समझ गया बेटा, जब वैक्यूलर सैप में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और वाटर है तो ये सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा, बोलो बेटा।
अब बच्चों ध्यान दें, एक बात सीखो बेटा, ये सलूशन, पहले ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं, ये सलूशन इस प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से जब मैं न्यूक्लियस के साथ बात करूंगा तो मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूंगा, या फिर मैं जब यहाँ न्यूक्लियस इधर है इसकी बात करूँ तो मैं साइटोप्लाज्म शब्द भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। बेटा समझ में आ गया? ठीक, बात समझे बच्चों? अब देखना बेटा, देखिएगा इसमें ये कोलाइडल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? कोलाइडल सोल्यूशन है। मैं यहाँ पे इसको कोलाइडल सोल्यूशन बता रहा हूँ बेटा। आपको हर चीज़ सीखनी है बेटा और फिर पढ़ना अच्छे से। ठीक है, जहाँ मेरी राइटिंग ना समझ में आए, जाना तो मुझे मैं उसको सही भी कर दूंगा, समझे बेटा? कहीं भी स्पेलिंग और उससे तुरंत डिस्कस कर लो बेटा, पूछ लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो वैक्यूल है इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन से। समझे बच्चों? मैंने कुछ बोला है? देखिएगा एनसीईआरटी ने तो सीधे लिख दिया, लेकिन उसके पीछे की ये क्या है कहानी? ये है, उसके पीछे कहानी ये है कि जो वैक्यूलर शेप है, जो सेल शेप है, उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। इसलिए मैं आपसे पूछ के कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वैक्यूलर शेप है ये हाइपरटोनिक है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। समझ आया बेटा? समझ आया बेटा? फिर से सुनो, मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। अब देखिए आने लगे शब्द वही चीज़ें जो मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ। ठीक, इसीलिए मैं बार बार रिवाइज उसको करा रहा हूँ, क्योंकि वो जब क्लियर तो ये बहुत आसान, अगर ये वो है क्लियर, इसमें कुछ है नहीं, अब तो आप खुद ही समझ जाओगे बेटा। देखिए मैंने कहा इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है। समझे बेटा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होता है उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। ठीक, तो इसे कहेंगे हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे बेटा? हाइपरटोनिक कहेंगे बेटा। अब जवाब दो, हाइपरटोनिक समझ आए बच्चों? अब यहाँ पे एक बात बच्चे मेरे जवाब देंगे, अगर मैं इसका और इसका कंपेयर करूँ, अभी बाहर से ही करूँगा बेटा, तो आप बताओ। देखिए शुरू हो रही पीछे की बातें, इसका वाटर पोटेंशियल कम, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। समझा बेटा? समझ गए बच्चों? इसका वाटर पोटेंशियल कम, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। अब आप जवाब दे दो मेरे बच्चों, पानी की मात्रा ज़्यादा वैक्यूल में होनी चाहिए कि साइटोप्लाज्म में? समझे बेटा? क्लियर? ठीक, अब अगला जवाब देना, तो वाटर का मूवमेंट किधर होना चाहिए? साइटोप्लाज्म टू सेल से। सही है? क्लियर हो गया बेटा? ठीक बेटा, देखिएगा यहाँ पे देखेंगे बेटा, अब यहाँ से यहाँ वाटर का मूवमेंट होगा बेटा। ठीक, समझ गए बच्चों? ठीक है, क्यों? इसलिए कि मैंने ये बात की है, ये जो है ज़्यादा है इसके पीछे। क्लियर हो गया बेटा? देखिए साइटोप्लाज्म का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेयर टू
वैक्यूल। तो वाटर का मूवमेंट जो होगा इधर होगा, बोलो बच्चों, ठीक। जब वाटर मूवमेंट इधर होगा तो इसके मतलब वाटर का स्टोरेज कहाँ होगा, वैक्यूल में। कहाँ होगा, इसीलिए वैक्यूल को स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ठीक। तुरंत बेटा था ये जो हो गया वैक्यूलर सैक, ये स्टोर हाउस ऑफ दी वाटर है। ठीक, ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। अब अगली बात सीखो। ये सेल वॉल है, सबको मालूम जिसकी बनी है। अब ठीक, अब अगली बात मैं ये कर रहा हूं, इसके चारों तरफ सॉल्यूशन लिया। क्या लिया बेटा, सॉल्यूशन लिया। देखेंगे मैंने इसके चारों तरफ ये सॉल्यूशन लिया बेटा। अब कंडीशन बदल ली, ये तो मैंने सॉल्यूशन के लिए उसको बताया सेल के अंदर। अब मान लीजिए ये कोई सेल है जिसको मैंने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जो कि हाइपरटोनिक है। कैसा बेटा, ठीक, ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आउटसाइड सेल, ठीक बेटा। मतलब देखिए, जहाँ का सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, जहाँ सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कल की बात, ठीक। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, ठीक। बिल्कुल घबराएगा ना, आज में से 20 बार पूछिएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन इनको कर लेना तो आपको बहुत आसान हो जाएंगे रास्ते आगे के, ठीक है। अब देखो बेटा, अब एक बात बताओ बेटा, ये प्लांट सेल है, ये आउटर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा और इसके में सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। समझ आ गया सारे बच्चे, ठीक। देखिएगा कुछ बच्चे बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं तो मुझे उन पे दया भी आता नहीं, हंसी भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि शायद सांस रोक के पढ़ रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट छूट जाए, घबराना नहीं, आ जाए, चिंता मत करो बच्चों। देखिएगा मैंने यहाँ पे कहा, पहले सीखो है कि लिख के दिख रहा हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो पहले शब्द ये जाओ, हाइपर का मतलब है अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो मैं कहूँगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा कि कम, ज़्यादा, हाई। इतना समझ में आ गया, लिख लेना यहाँ पे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई, पहली बात हो गई, ठीक। जब सॉल्यूट, ऐसे लिख लिख के पढ़ो, ऐसे नहीं कि एकदम हमने बड़ा सुन लिया आपने। सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा। फिर देखिए, अब मैं पूरा ना लिखूंगा, ओपी लिख दिया क्यों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ जाना बेटा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई है, समझे बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, ठीक। इसका वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है। लेस, ठीक। बच्चों ध्यान देना, वाटर पोटेंशियल कम है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई है। ये बात समझे बच्चों। अगली चीज जवाब दो बेटा। अब आप बताओ बेटा, इसके मतलब जो अंदर है, सेल के अंदर का कंटेंट है, सेल के अंदर कंटेंट को मैं दो तरीके से बताऊंगा।
एक प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट और एक सेल सैप कंटेंट। समझे बेटा? एक कौन हुआ बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, मैंने इसीलिए सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ये दिखाया है, ठीक। और दूसरा कौन है? सेल सैप। तो अब आप ऐसे याद करोगे, सेल मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्मिक है, और जो टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ कंटेंट है वो सेल सैप है। ये बात समझे बच्चों? अब आप तुरंत बड़ा ध्यान दो, तो जब ये बाहर की ओर ये हाइपरटोनिक हो गया तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम। तो अब मैं यहाँ पे कहूँ, ऐसे देखिएगा, ये मैंने वाटर पोटेंशियल दिखाया, ठीक, और ये मैंने यहाँ का वाटर पोटेंशियल दिखा दिया। ये बात समझा बेटा? देखिए अब आप बताइए, जब वाटर पोटेंशियल इस इधर का कम है, सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। बात समझे बेटा? अब बड़ा ध्यान देना। तो आप बताइए, पानी जो है ये सेल से बाहर जाएगा? बोलो बेटा, ठीक। ये बात समझे बेटा? अब देखना बच्चों, समझने की कोशिश करना। पहले मान लीजिए मैंने कहा प्रोटोप्लाज्म से पानी बाहर गया, ठीक, तो इसका अब कंसंट्रेशन बढ़ने लगा होगा, बढ़ने लगा होगा, बोलो ना, ठीक। देखिएगा इसकी अपेक्षा एनसीईआरटी ने तो सीधे लिख दिया कि पहले साइटोप्लाज्म से जाएगा और बाद में वैक्यूल से जाएगा, लेकिन आप रीजन तो समझो क्यों जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्योंकि ये वाला जो सोल्यूशन सीधे कांटेक्ट में इसके पहले सेल वाल बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि परमेबल है रिजिड लेकिन परमेबल है, मतलब वो आने जाने में कोई रुकावट नहीं डाल रही, लेकिन अब खुद जो है उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब बच्चों तो पहले पानी इससे निकल गया, जैसे ही पानी इससे निकलेगा बच्चों, अब आप बताओ बेटा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल घटेगा, और जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो वैक्यूल की अपेक्षा कम हो जाएगा, ठीक। अब ये वैक्यूल से बाहर आ गया। समझ आया बच्चों? पहले किससे बाहर निकला, फिर किससे बाहर आया? सेल सैप से। रीजन समझ में आया थोड़ा कि कम? बोलो बेटा। अब बच्चों सीखो। फिर बच्चों देखो, आपने जैसे बैलून देखा होगा, छोटे पे बहुत खेलते भी होंगे और कुछ तो अभी भी खेलते होंगे, उनकी हमें, हाँ ठीक, चूँकि वो ऐसी चीज़ ही है, खासकर हमारी बच्चियाँ, उनको बैलून से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। बच्चों को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बच्चों को तो लगाव सिर्फ इतना होता है कि बैलून मिले अब फोड़ दें, अब बच्चियों को लगाव ये होता है कि बैलून मिले संभाल लें। ये एक नेचर, आप इसको कभी वॉच करिएगा, मैंने तो बड़ी बड़ी उसमें देखा है, तो ये चीज़ मैंने देखा है बेटा। जैसे बॉयज़ तो सिर्फ उनका टारगेट पिन करो फोड़ दो, गर्ल्स मिला प्रोटेक्ट करो रख लो, एक इधर रखे, जितने मिले को जमा कर लें वहाँ पे। खैर अब बच्चों ध्यान देना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बच्चों, जब पानी साइटोप्लाज्म से भी निकल गया, वैक्यूल से भी निकल गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अंदर का कंटेंट है ये श्रिंक करेगा। क्या करेगा? ये बात समझे था? ठीक है। जैसे अभी मैं कहूँगा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आपस में टच में है, लेकिन जैसे ही बेटा ये घटनाक्रम होगा, ये देखेंगे मेरे बच्चे, मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूँ, आपको मालूम है लेकिन आपको जानना है इसको, तो ये कंडीशन आ जाती प्रोटोप्लास्ट की। किसकी आ जाती? आप गौर करो, मैंने लैंग्वेज प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा, प्रोटोप्लास्ट का। जब भी प्रोटोप्लाज्म की बात बिना सेल वॉल के की जाती है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान देना, अगर कोई प्लांट सेल है और उसकी सेल वॉल को मैं वहाँ से हटा दूँ तो रिमेनिंग जो लिविंग मैटर बचता है
प्रोटोप्लाज्म, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देखिएगा, अब ये श्रिंक कर गया प्रोटोप्लाज्म, समझे बच्चों, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये श्रिंक बच्चों दें, श्रिंक कर गया बेटा ये प्रोटोप्लास्ट, श्रिंक प्रोटोप्लास्ट मतलब मैं कहूंगा सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल को छोड़ दिया, दूरियां बढ़ गई, ठीक बेटा। उस कंडीशन को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखने पे जो उसके प्रोटोप्लास्ट में श्रिंक हो जाता, उस घटनाक्रम को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, तो ये जो घटनाक्रम हुआ इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। बात समझे बेटा? क्या कहते हैं बेटा? ठीक, अब एक बात सुनो बेटा, अच्छी चीज सीखो। अब देखिए, सेल वॉल में क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि रिजिड है। और सेल मेम्ब्रेन क्यों हो गई? क्योंकि फ्लेक्सिबल है। ये बात समझे बेटा? अगली चीज, अब देखिए बेटा, जब ये बन गई तो इसके बाद जो बाहर की ओर सॉल्यूशन था वो इसमें आ गया बेटा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। किसके बीच में बेटा? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। यहाँ तो रहेगा ही, यहाँ भी आ जाएगा। तो जो ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हो गई सेल वॉल, और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इनके बीच जो फ्लूइड होगा ये हाइपरटोनिक होगा। कैसा होगा? हाइपरटोनिक एक्सटर्नल सॉल्यूशन, एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एक्सटर्नल। बड़ा समझ में आ गया बेटा? हाइपरटोनिक एक्सटर्नल समझ में आ गया बच्चों? ठीक, अब अपनी एनसीईआरटी में आइए बेटा, हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, बहुत ही सारा ध्यान तो इसी में लगा रहता बेटा। खींच हंस बेटा, इसे ऐसे कर देना बेटा। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, इतना समझ में आ गया? ठीक बेटा, देखिए, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ठीक, और इस अगर इसको हम फिर नॉर्मल उसमें रख दें, अगर फिर ये प्लाज्मोलिसिस खत्म हो जाए, उसे डी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इतना देखें, एनसीईआरटी क्या करी, इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक बच्चों, देखिए, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल विद द रिगार्ड ऑफ वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन। आया बेटा? जो किसी भी सेल में वाटर का मूवमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सेल किस सोल्यूशन पे रखी गई। बात समझे? सराउंडिंग सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। फिर बच्चों, इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सेड टू बी आइसोटोनिक। क्या कहते हैं बेटा? अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन मोर डाइल्यूट है साइटोप्लाज्म की तो उसे बेटा कहते हैं हाइपोटोनिक। क्या कहते हैं? अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन में मोर कंसंट्रेशन है तो उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, बात समझे बच्चों? तो अगर मैं कहूँगा ऐसे सीधो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तो, ज़्यादा तो, कम तो, बड़ा समझ में आ गया? ठीक, मैंने चर्चा किया है। सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, श्रिंक इन हाइपरटोनिक। बड़ा समझा है? आगे आएंगे, प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल shrink away from cell wall. This occurs when cell is placed in a solution is hypertonic. मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया बेटा। ठीक, more solute to the protoplasm, water move out. वाटर क्या करेगा? बाहर आ जाएंगे।
बहुत अच्छी लाइन, इसको देखिए, इट इज फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल। इसको मार्क करो बेटा, समझ आ गया बेटा? मैंने ये चीज बताई थी, सबसे पहले किससे आएगा, इसके बाद किससे आएगा, वैक्यूल से आएगा। आए बच्चों? ठीक, फिर आगे आएंगे, द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू द डिफ्यूजन इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉजेज प्रोटोप्लास्ट, इसको मार्क करें, प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल। आया? जब प्रोटोप्लास्ट जो है बड़ा श्रिंक कर जाता है सेल वॉल से, कौन श्रिंक कर गया, कहां से कर गया, सेल वॉल से। इस घटनाक्रम को ही प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द सेल सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। आया बच्चों? ये लाइन याद कर लो बेटा, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, मैं कहूंगा श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट गलत नहीं है प्रोटोप्लास्ट, लेकिन हम टेक्निकल लैंग्वेज फिर गलत होती है। देखिए, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। कंडीशन जो होगी एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूशन की, वो होगी हाइपरटोनिक। कैसी होगी? अच्छा एक बात आइए, प्लाज्मोलिसिस जब होगी जब सेल हाइपोटोनिक हो, यस कि नो? समझा है? सेल कैसी हो? हाइपोटोनिक। जब हाइपोटोनिक होगी तो बाहर हाइपोटोनिक हो जाएगा। आया बेटा? कितना समझ आया बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन गलत तो नहीं होंगे बेटा को? ठीक है, खूब अच्छे से करिएगा। यही इसी में हमें थोड़ा सा लगता है कि कहीं है, बाकी अब आप चिंता छोड़ दो, ये समझ में आ गया, अब सब मैं अच्छे से बता ले जाऊंगा। आगे आइए, द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एरिया हाई वाटर पोटेंशियल एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। आया बच्चों? ठीक है, अब आप कॉमन सेंस लगा लो बेटा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ कहूँ यहाँ सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है। तो प्लाज्मोलाइज सेल में वाटर, अगर इसको वाटर पोटेंशियल के फॉर्म में बताना है हमें, तो मैं कहूँगा सेल का वाटर पोटेंशियल हायर है, आउटसाइड का वाटर पोटेंशियल लोअर है। तो ये हायर से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करेगा? मूव करेगा, मूव आउट करेगा। समझ आ गया बेटा? क्लियर हुआ? अब वो कैसे क्वेश्चन घूमे हैं वो उनके ऊपर है बेटा। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी बेटा, वाट ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्म में भी, वाटर पोटेंशियल के फॉर्म में भी, और सल्यूट कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी। समझ आ गया बेटा? ठीक, ये बेटा एक फिगर भी देख सकते हैं बच्चों, ऊपर दिया गया है। ए नंबर का फिगर देखना, आपको तैयार करना है। द सेल एरिया फ्रॉम लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। अब देखिए, व्हाट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लाज्म इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब जवाब दो। मैंने आपको बताया बेटा कि जो ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इनके बीच में जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? हाइपरटोनिक एक्सटर्नल सॉल्यूशन। आ गया? ठीक, कोई क्रॉस क्वेश्चन बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कोई क्वेश्चन बन तो नहीं रहा है? क्वेश्चन कहीं बनाया भी करो बेटा, भले फर्जी बना दिया करो तो हम उसको भी सॉल्व किया करें। कभी कभी ऐसे बना दिया करो, जैसे एक बार की बात है कि आज बच्चे तो बच्चे ही होते, फिजिक्स वाले सर थे। अब देखिए, वो कैपेसिटर पढ़ा रहे थे, हम तो बड़ा, उन्होंने ही बताया, उन्होंने कहा था बच्चों के, उन्होंने कहा बेटा क्वेश्चन बनाओ, तो भाई बच्चों ने क्वेश्चन बना दिया। उन्होंने कहा सर दो स्फेरिकल है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर इसको ले आए। अब बच्चा कहता है सर ये जब चारों तरफ से बंद, इसके अंदर कैसे आएगा? उसने बुद्धि ज़्यादा लगा दी, अब वो अड़ गया, सर जा ही नहीं सकता। वो कह रहे ऐसे रख दिया, कहते चारों तरफ से बंद कैसे रख दिया?
तो ऐसे क्वेश्चन ना बना देना कि हम भी फंसे रह जाएं। समझे बेटा? ठीक, क्वेश्चन बनाइए, अच्छे बनाइए, अच्छे पूछा करो तो अच्छा लगता है। ऐसे क्वेश्चन बनाओ जिसमें आपकी थ्योरी एप्लीकेट करे अच्छे से बेटा। समझे बेटा? ठीक, आगे आएंगे मेरे बच्चों। अगला देखो बहुत, अरे हाँ भाई बना दिया क्या? बोलो बोलो बेटा। बचा रहेगा थोड़ा बहुत ना? हाँ थोड़ा बहुत तो बच्चा ही रहता है, उसमें क्या, खत्म तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। समझे बेटा? मतलब ये कहेंगे, हम ये कह सकते हैं वैक्यूल का साइज वेरी स्मॉल, कहीं कहीं लिख देते हैं और एब्सेंट। नहीं ऐसा नहीं, हम बताएं क्यों थोड़ा बहुत बचा रहेगा, क्योंकि उसमें सल्यूट तो होते हैं ना, मूवमेंट तो वाटर का हो रहा है, सल्यूट तो बचे रहेंगे। और सल्यूट कौन है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब सुनिए, फिर आ गया तो डीप फिर बन जाएगा। तो प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे बेटा। समझ में आया बेटा? अच्छे से खूब पढ़ो खूब। अब बेटा आगे देखिए, अब अगला कंडीशन मैं नहीं बताऊंगा, अब आपसे पूछूंगा, क्योंकि एक तो मैंने समझा दी, तो दो आप लोग बताओ बेटा। ठीक है बच्चों, अगली कंडीशन ले रहे हैं ये, व्हेन सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये देखिएगा बेटा, अगर सेल है, ये सेल है, आप लोग थोड़ा सा बेटा अच्छे बच्चे हैं, सहयोग करिए कि जो आपको पढ़ के आया करो और हमसे डिस्कस कर लिया करो। ये देखा करो कि सर ये लाइन शायद स्किप तो नहीं हो रही है। हम तो एक एक लाइन बताएं, देखिए पढ़ा रहे हैं, फिर इसके एक एक लाइन पढ़ के सुना रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ढूंढ के लाया करो। जैसे कैसे, देखिए एक स्किप पॉइंट हो गया था, जैसे मैंने कहा था कि ऑस्मोसिस कंट्रोल करने कितनी मेम्ब्रेन पढ़ा, लेकिन उस पर, इस बात पर हम लोग गौर नहीं कर पाए। जो कि 2 मेम्ब्रेन है, अगर नीट में आया 2 मेम्ब्रेन करती हैं। बात समझे बेटा? प्लांट सेल में ऑस्मोसिस को कितनी मेम्ब्रेन करना? 2। अगर आप ध्यान दें तो आप एक ही लगाते, लेकिन आप देखिए एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा। तो ऐसे पढ़ा करो, एक एक लाइन पढ़ो, उस पर एनालाइज करो, खूब उस पर मनन करो और फिर मेरे से डिस्कस करो। समझे बेटा? तब और अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप बनाओ, उसमें ऐसे बनाओ जो बातूनी कम हो, बातूनी ना हो, कम भी नहीं सही है, क्योंकि जहाँ बातें शुरू तो बातें शुरू, वो सिर्फ पढ़ाई की बातें डिस्कस करें तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। समझे बेटा? देखिएगा, अब अगली चीज़ ले ली, सेल ले लिया बेटा। अब मैंने देखिए यहाँ पे ये सेल वॉल है, इस पे मत जाना बेटा कि सेल कैसी बना दी। सेल का कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। समझे बेटा? आप सोचो इधर से दबाव ज़्यादा पड़ गया तो सेल बेचारी इधर ऐसी हो गई। समझे बेटा? सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग सेल कैसी हैं, ये ध्यान रखना, ये क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ सेल, अब मैंने इसको रख दिया आइसोटोनिक। किस में रखा बेटा? पहले तो आइसोटोनिक देखिएगा, आइसोटोनिक टोनिक सॉल्यूशन। अब जब आइसोटोनिक है तो मैं एक बात कह सकता हूं, यहां का मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर दूं? सेम। सही है? तो मैं जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मैं कहूंगा यहां का वाटर पोटेंशियल यहां का वाटर में कैसा है? सेम है। ठीक है? जब इस यहाँ का वाटर तो यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल भी सेम। अब ऐसे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। समझे बच्चों? अब आप बताओ बेटा, देखिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है या वाटर पोटेंशियल है या सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक, वही बेटा सेल के इनसाइड का भी है, वही बेटा वही ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, वही वाटर पोटेंशियल भी है, वही सॉल्यूट पोटेंशियल भी है। तो एक बात देखना, वाटर का मूवमेंट, क्वेश्चन सुन के जवाब, वाटर का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन नेट मूवमेंट 0 होगा। आया? क्लियर हो गया बेटा? ठीक, तो ये आप पेपर देके करना, वाटर का मूवमेंट तो पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन नेट मूवमेंट 0। वाटर मूवमेंट प्रेजेंट
बट नेट मूवमेंट जीरो। ये बात समझे बेटा, जितने इधर जाएंगे इतने उधर आएंगे, समझे ना। जैसे मैं कहूँ दो बच्चे इधर बैठ जाएं, दो इधर से इधर आ जाएं, अब देखिए तो कोई बच्चों की संख्या में चेंज हुआ नहीं हुआ, नेट मूवमेंट तब क्या बना, जीरो बन जाए। ये बात समझे ना। एक बात और सुबह बच्चों, उस कंडीशन में बेटा देखो जी बराबर आ रहा है तो इसका इस पे प्रेशर जीरो रहता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे कोई दबाव नहीं बनाती, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे कोई प्रेशर नहीं बनाती, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे कोई दबाव नहीं बनाती। जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे कोई दबाव नहीं बनाती है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे कोई दबाव नहीं बनाती है बच्चों, इसी को बेटा हम फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। जो ये कंडीशन हो गई बेटा, ये फ्लैसिड कंडीशन हो गई। क्लियर हो गया, कौन सी कंडीशन हो गई, फ्लैसिड। बड़ा समझ में आया बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं जो क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं और वो आपको ऐसे समझ के पढ़ना है। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ रट के काम आप नहीं चला पाओगे, रटोगे तो फंसोगे, समझे बेटा। आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी, देखते हैं बेटा। व्हेन दिस सेल, बच्चों देखो, व्हेन दिस सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, देयर इज नो नेट फ्लो। देखो नेट शब्द दे दिया है, फ्लो नहीं कहा है। फ्लो तो होगा लेकिन नेट फ्लो नहीं होगा। ऑफ वाटर टुवर्ड इनसाइड और आउटसाइड, इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म said to be isotonic, when water flow into the cell and out of cell is equilibrium, और इसी कंडीशन को हम बेटा क्या कहते हैं, फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समझ में आ गया बेटा, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अब बेटा आगे आएंगे, देखिए इसको मार्क करो, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल है। कैसी बेटा, रिवर्सिबल होती है। व्हेन सेल्स प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, किसमें बेटा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बच्चों देखो अब ये चीज थोड़ी बदल रही है बेटा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं, देखिएगा सॉरी बेटा, देखिए यहाँ पे, यहाँ अब हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, अभी तक ये आइसोटोनिक था, हम इसी में ले रहे हैं बेटा, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे इसको हटा दिया, अब मैंने कर दिया हाइपोटोनिक। क्या बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। देखेंगे जब हाइपोटोनिक कंडीशन है तो आप तुरंत देखिए यहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बोलो कम, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ठीक। यहां का वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कम होगा, ठीक। तो वाटर यहां पे बेटा ये वैक्यूल होगा, समझे बच्चों, ये न्यूक्लियस होगा। अब तुरंत बेटा देखिएगा, वाटर जो है, एक्सटर्नल वाटर जो है वो इनसाइड आएगा, बोलो बेटा, एक्सटर्नल वाटर इनसाइड आएगा, एक्सटर्नल वाटर इनसाइड आएगा, ठीक। एक्सटर्नल वाटर इनसाइड आएगा बच्चों, तो ये वाटर पहले किस में आया, फिर किस में आया, वैक्यूल में आया बच्चों। चूंकि तो ये वाटर जब इसमें आएगा, बहुत अच्छे देखो, तो इस पहले मान लो पहले इसमें भरा तो तनाव आया टोनोप्लास्ट में, ठीक। टेंशन किस में आया, अब सुनिए, फिर ये टोनोप्लास्ट प्रेशर किस पे लगाएगी, सेल मेम्ब्रेन, किस पे लगाएगी, समझ आया बच्चों। दोबारा देखो, यहां का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल कम है, जिसके कारण
वाटर का मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड होगा। फिर वाटर ये फिल हुआ पहले वैक्यूलर शेप में, जिसके कारण बेटा ये आपकी टोनोप्लास्ट में तनाव आया। ठीक, अब इसके कारण बेटा इसने दबाव डाला प्रोटोप्लाज्म पे, जिसके कारण दबाव आया सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन पे दबाव आया तो इसने दबाव लगाया सेल वॉल पे। आया बेटा? जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये जो प्रेशर हो गया बेटा इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समझ पाए मेरे बेटा? फिर से देखो बेटा, देखिए बाहर का वाटर पोटेंशियल कम ज़्यादा है, ठीक है, बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, अंदर का वाटर पोटेंशियल कम है। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर मूवमेंट हुआ। तो ये पहले फिल किस में हुआ? वैक्यूल में। तो जिसके कारण टेंशन किस में हुआ? टोनोप्लास्ट। अब इसने दबाव किस पे डाला? प्रोटोप्लाज्म पे। जिस पे टेंशन किस में हुआ? सेल मेम्ब्रेन पे। अब सेल मेम्ब्रेन पे टेंशन हुआ तो किसने डाला? सेल वॉल पे। जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगाती है उससे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब टर्गर प्रेशर होता किसी सेल में उस सेल को हम टर्जिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक चीज का जवाब दो बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। बेटा ये सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे? बोला नहीं कोई? अच्छा बता चुके हैं, अरे तभी बता दिया। ठीक है, अब बेटा तुरंत बेटा ध्यान दो। ठीक, देखिएगा तो ये टर्गर प्रेशर लगा और इसके जब इस सेल वॉल भी इस पर लगाएगी तो इसे कहेंगे वॉल प्रेशर। क्या कहेंगे? ये अभी हमने आपको इसका की समझाया, इसका एप्लीकेशन भी समझाएंगे। और इसके एप्लीकेशन इतने अच्छे होते हैं कि मज़ा आता पढ़ाने में और मज़ा आता पढ़ने में। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती, कंसंट्रेट जब सुनोगे। अगर दिमाग कहीं और है, पता चला दिमाग आपका कहीं और लगा हुआ है, तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, तो टॉपिक बहुत बोरिंग हो जाएगा। समझे बेटा? तो इतना मैं समझा ले गया अपने बच्चों को, ठीक है? तो जब सेल टर्जिड होती है तो कौन सा प्रेशर है? और ये टर्गर प्रेशर किसका किस पे है? सेल में। इसके अपोजिट कौन सा प्रेशर लगा? वॉल प्रेशर। और वॉल प्रेशर किस पे किस पे? आ गया बेटा? ठीक, देखते हैं बेटा, थोड़ा देख लेते हैं बेटा। बच्चों द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस यूजली रिवर्सिबल है when cells are placed in a hypotonic solution, dilute solution compared to the cytoplasm, water diffuse into the cell. आया? Water diffuse into the cell causing cytoplasm build up a pressure against the wall that is called turgor pressure. क्या कहते हैं? The pressure exerted by protoplasm due to entry of water against the rigid cell wall is called pressure potential. क्या कहते हैं बेटा? Because of the rigidity of cell wall, cell does not rupture. इसको मार्क कर लो। सेल बेटा रप्चर क्यों नहीं होती है? क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है। तो ये जो सेल, जो प्लांट सेल रप्चर फटती क्यों नहीं है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। आ गया बेटा? ठीक, हाँ बेटा आगे देखो। दिस टर्गर प्रेशर अल्टीमेट, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने देखिएगा, दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेट रिस्पॉन्स फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक, अब बच्चों बताओ, तो देखिए कितनी बढ़िया चीज है। देखो बच्चों, तीन बातें मैं आपसे कह रहा हूं।
कोई सेल वॉल जो कोई सेल जो है इनलार्जमेंट होती है, सेल का इनलार्जमेंट ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। सेल इनलार्जमेंट, ये पॉइंट यहीं याद कर लो, ये सीखना है। सेल इनलार्जमेंट ड्यू टू, ठीक। 3 चीजें बच्चों ध्यान देना है। अगर आता है प्रेशर तो टर्गर प्रेशर, किसके कारण बेटा? हार्मोन आता तो ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन होता है। और बेटा सीवी के कारण सेंट्रल वैक्यूम, ठीक बेटा। कोई भी सेल है, ये पॉइंट याद करो, ये चीजें अलग अलग जगह अलग अलग दी गई हैं। अब आपकी एक जगह नोट कर लेना है बेटा, कोई सेल बच्चों क्या होता है इन, देखो अगर कोई सेल ऐसे है और ये सेल ऐसे हो जाए, आ गया, सेल ऐसे से ऐसे हो गई, सेल ऐसे से ऐसे हो गई, तो इसे सेल इनलार्जमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? बात समझे बेटा? जो सेल इनलार्जमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ? टर्गर प्रेशर, किसके कारण हुआ? और इसमें अब ये तो ये जो सामने अभी दिख गया आपको, तो आ जाए किस प्रेशर के कारण, किस प्रेशर के कारण, और किस हार्मोन के कारण, किस हार्मोन के कारण? ऑक्सिन, पढ़ाया जाएगा आपको, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक। और किस स्ट्रक्चर कारण? कौन? सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। बेटा समझ में आ गया? ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, इसको देख लीजिए। आगे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है बेटा, अगर व्हाट वुड बी प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल, क्या होगा बेटा? प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल में क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। 0 करिए। हाँ वो भी हो सकता है, तो 0 लिखो बेटा, ठीक। बाकी आ गया इम्बाइबेशन, क्या आता है बेटा? ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है बेटा, इसको देखिएगा बेटा। पहले देखो इस बेटा, ये स्पेशल टाइप डिफ्यूजन है और जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता सॉलिड के, आए बच्चों? एक बात याद करो बेटा, आपने पढ़ा था कि डिफ्यूजन जो है ये गैस में होता है, लिक्विड में होता है, और एक चीज़ आपको भी पढ़ाई गई थी, डिफ्यूजन जो है गैस या लिक्विड का सॉलिड में होता है। ये लाइन बताई थी? बताई थी? फिर से सुनिए, डिफ्यूजन या तो गैस का होता है या लिक्विड का होता है, सॉलिड का नहीं होता इनके साथ, लेकिन सॉलिड में होता है। और जो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है वो इम्बाइबेशन होता है। और मैंने शायद यही एग्जाम्पल भी आपको दिया था, मैंने लकड़ी के दरवाजे का दिया था, वुड, याद आया? कुछ याद आया? ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई बेटा। ठीक है बच्चों, देखेंगे इसको, देखिए। इम्बाई स्पेशल टाइप डिफ्यूजन व्हेन वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉलिड कॉजिंग द इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लासिकल एग्जाम्पल इम्बाइबेशन एब्जॉर्प्शन वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड, इसको मार्क करो, सीड एंड ड्राई वुड। आए बच्चों? ठीक बेटा, एक बात बताओ बेटा, सीड में वाटर कैसे एंट्री करता था? माइक्रोपाइल, किसके द्वारा करता है? अभी आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, ठीक है, हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया है दिया, समझे बेटा? माइक्रोपाइल के द्वारा, ठीक। और इसी प्रकार से जो आपने देखा घरों में लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, तो बरसात के मौसम में खास कर की बात है, उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब करते तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो दरवाजे प्रॉपर ढंग से ओपन या क्लोज नहीं होते हैं।
तो ये घटनाक्रम क्या है, इम्बाइबेशन, और इसमें लिक्विड का डिफ्यूजन सॉलिड में हो रहा है। बड़ा समझाया, लिक्विड का डिफ्यूजन किस में हो रहा है, सॉलिड में। बहुत बढ़िया एनसीईआरटी लिखी गई बच्चों, सही था ना। मैंने तो बायोलॉजी तो सीखी और किताबों से, जैसे MP कौशिक, रमेश गुप्ता, बेसिक की कुछ बुक्स हैं, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन है वो एनसीईआरटी में ही मज़ा आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने सोचा रट लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी फिर ये तो रटने की प्रथा ख़त्म कर देगी। अब कुछ एग्जाम्पल उनको तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जो टेक्निकल बुक है, अब देखिए एनसीईआरटी सब बातें पहले कर रखी हैं, ठीक है, लेकिन अब उसके एक एक करके एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं। बताइए, देखना बच्चों, प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय swelling wood had been used by prehistoric man in split the rock and boulders। ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उनको तोड़ने के लिए यूज़ करते थे। ठीक, और उसमें क्या करते थे कि जो तो क्रैक किया, लकड़ी को डाल दिया, उस पर बरसात हुई, लकड़ी में वॉल्यूम बढ़ा तो ब्रेक हो गया। बात समझे बेटा? ठीक, तो सोचो कितनी, हाँ बेटा ऐसा है करा जाए। तो जैसे मान लो उसके अंदर वुड डाल दिया, उसके बरसात हुई या पानी डाल दिया, उनको तोड़ना है तो वो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्रैक कर जाएगा। इधर का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो साइटोप्लाज्म हो गया, तो सर ये साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन पर भी प्रेशर तो बनाएगा, तब जाके उसमें जाएगा। कौन क्या 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 इसे खत्म करते पूछ लो, अभी हम बता देते हैं। ठीक है, खत्म करते ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर रुकावट आएगी। बोलना भी हम बताएंगे इसको आगे। बच्चों देख लो, इफ वर नॉट टू बी प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबेशन, सीडलिंग विड नॉट एबल टू इमर्ज आउट द सॉइल इनटू ओपन। अब देखिए, अगर इम्बाइबेशन प्रेशर ना होता, इम्बाइबेशन का वॉल्यूम ना बढ़ता, तो सीड जर्मिनेट भी ना कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? देखिए, नहीं क्यों बेटा जर्मिनेट नहीं करा? क्योंकि एम्ब्रियो में इतनी ताकत नहीं होती कि सीड कोट को रप्चर कर दे। बात समझे बेटा? हाँ, नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चला ही करते हैं, बहुत कम होते हैं। जब डॉर्मेंसी होती है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो चलेंगे, स्टॉप तो कह नहीं सकते। स्टॉप करें तो डेथ हो गई, और डेथ हो गई तो जिंदा तो हो ही नहीं सकता, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, स्लो रहता है। ठीक, तो पानी गया तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़े, इसके अलावा इम्बाइबेशन बढ़ा तो इसके वॉल्यूम बढ़ा, तो सीड कोट रप्चर हो गया, और सीड कोट जब रप्चर हो जाएगा तो जर्मिनेट कर जाए। आप लोग कभी जब घर में छोले वोले बनते हैं तो उसको भिगो कर रख दिए जाते हैं, तो आप सुबह सुबह देखते हो कि उसकी कई जगह वॉल जो है सुबह देखो फूल गया इतना कि टूट गई। बस चूँकि इम्बाइबेशन जो पावर जो होती है ये प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट में होती है, फैट में ना के बराबर होती है। बात समझे बेटा? ठीक, तो जब क्यों ये ज़्यादा रप्चर हो गए होंगे? क्योंकि उनका वॉल्यूम उस रेशियो से ज़्यादा बढ़ गया होगा जितना कि सीड कोट को ब्रेक कर दे। बात समझे बेटा? क्योंकि सीड कोट ही जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो और अंदर के जो भी पार्ट है एंडोस्पर्म को, या कैर्नेल भी बोलते हैं उनको। ठीक, ये लग कैर्नेल समझ पा रहे हैं बेटा? ठीक है, तो उसके कारण बेटा जो यह रप्चर हो जाएगा, और जब तक तो सीड एम्ब्रियो और तेजी से ग्रोथ कर जाएगा। अगर सीड कोट रप्चर नहीं होगा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई इम्बाइबेशन। ठीक है, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? आगे देखना बच्चों, इम्बाइबेशन आल्सो डिफ्यूजन वाटर मूवमेंट अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, जहां डिफ्यूजन होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑटोमेटिक होगा। ये बात समझे बेटा? ठीक, सीड एंड अदर मटेरियल हैव almost no water, hence absorb water easily. Water potential gradient between absorbent and liquid imbibies essential for imbibation। बेटा देखिए, इम्बाइबेशन के लिए किसकी जरूरत है बेटा? कि वो जो अंदर का मटेरियल जो है हाइड्रोफिलिक नेचर का या हाइड्रोफोबिक नेचर का, ये पॉइंट है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर से अफेक्शन है, और अगर उसके नेचर के तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो वॉल्यूम
ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो ज़रूरी चीज़ है, समझे बच्चों। एक बात जैसे मान लीजिए हमने 3 सीड लिए, ध्यान देना, इसका मैं समझाने की कोशिश और कर रहा हूँ। एक आपने सीड ले लिया, क्या नाम है, लेगुमिनस फैमिली का, जैसे चने का ले लिया। दूसरा सीड आपने ले लिया अनाज का, गेहूं का। तीसरा सीड आपने ले लिया सरसों का। 3 सीड हो गए। अब बताइए इम्बाइबेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? लेगुमिनस। आपको इस बात पर ध्यान है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उससे कम कार्बोहाइड्रेट, ना या वेरी लेस, ना के बराबर किस में होता है? फैट वाला। तो सबसे ज़्यादा इम्बाइबेशन किस में हुआ? चने में, जो मैंने यहाँ लिया। उसके बाद किस में हुए? गेहूं या मक्का, जो भी हो, चूँकि कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद किस में होगा? मस्टर्ड में। तो इस तरह क्वेश्चन आपको इस तरह से निकालने पड़ेंगे कि आप उसके अंदर के देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में डिस्टिंग्विश करना, तब आप निकाल पाओगे। आप ऐसे नहीं निकाल पाइए। तो क्या ये तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एग्जाम्पल सैकड़ों बन सकते हैं। और कल को आप मस्टर्ड की जगह वो ले ले सनफ्लावर का, फिर बात बदल गई, वहाँ भी फैट है, समझे बेटा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वहाँ पे। ये बात समझ आ गई बेटा? हाँ, अगर वो एक एक्सेप्शन केस है। आप यहाँ पे इन पे कंपेयर कर रहे हैं जो ये चीज़ है, समझे बेटा। आगे आइए। इन एडिशन एनी सब्सटेंस इम्बाइब इन ए लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड आल्सो प्री रिक्वेस्ट। ये सबसे पहली चीज़ जरूरी है कि वहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो रहा उसके प्रति उसका अफेक्शन होना चाहिए। जैसे ये जो है वाटर के हैं तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। समझ आ गया बेटा? ठीक, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें जानना चाहिए बेटा। आता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसको अच्छे से बताएंगे अगले। बेटा लॉन्ग डिस्टेंस क्या हुआ? हाँ, जैसे बेटा देखिएगा, आप ऐसे सुने, यहाँ पे देखें एब्जॉर्ब एंड यूज की दूरी अगर मीटरों में है, मैन्युफैक्चर एंड यूज की दूरी अगर मीटरों में है, तो उससे लॉन्ग डिस्टेंस कहेंगे। समझ में आया बेटा? मेरी बात को समझ पाए बेटा? देखो, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लांट लिया, ये ठीक, और प्लांट में ये रूट हो गई। अब इसको हम आगे बताएंगे बेटा, देखिएगा, ये रूट हो गई और ये रूट हेयर हो गए, ठीक। और यहाँ पे मैंने ये इस ट्रंक ले लिया, मतलब स्टेम हुआ, और ये लीफ हो गई, ठीक। तो देखिए एब्जॉर्ब और यूज एंड रिलीज, अगर आप देखें, अगर हम पहले वाटर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 3 चीज़ें हम आपको बताएंगे अच्छे से। पहला आपको सिखाएंगे एब्जॉर्प्शन, फिर सिखाएंगे एसेंट ऑफ सेप मतलब अपवर्ड मूवमेंट, फिर आपको सिखाएंगे ट्रांसप्रेशन। बात समझे बेटा? ठीक है। सॉइल से वाटर का रूट में जाना एब्जॉर्प्शन है, इसके बाद रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ तक जाना, ये एसेंट ऑफ सेप है। आपको एसेंट ऑफ सेप का थोड़ा सा अगर आइडिया मैं दूं तो आपको इस जगह फिर सेकेंडरी ग्रोथ की एनाटॉमी रिकॉल करनी पड़ेगी। आपको मैंने वहाँ पे हमने 2, जब मैच्योर कोई ट्री हो जाता है तो मैंने हार्टवुड और सैपवुड की बात की थी, याद आ रहा है? आप याद करेंगे कि जो पेरीफेरल वाला पार्ट था, थोड़ा सा पार्ट था, उसे सैपवुड कहते थे। क्या कहते थे? और मेरी बात अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने वहाँ कहा था सैपवुड जो होता है ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है और ये कंडक्टिंग होता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो हार्टवुड है ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है और नॉन कंडक्टिंग है। कुछ याद आया है? हम ये सब बताएंगे आपको। तो जो इसके द्वारा वाटर, मिनरल वाटर ऊपर क्यों गया और फिर लीफ में पहुंचा, कहाँ पहुंचा है? लीफ में इसका वाटर या तो फिर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा, ठीक,
फोटोसिंथेसिस के बाद अगर जो वाटर इसके बाद एक्सेस होगा, वो एक विशेष प्रकार की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ये वाटर को वेपर के रूप में लॉस करता है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट, वाटर का ट्रांसपिरेशन के रूप में लॉस होना, और ये कई मीटर होता है, तो इसको बेटा हम लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं। कितना समझ में आया बेटा? हद से ज्यादा ना है बेटा। ठीक है, बात समझे बेटा? ठीक, अब बच्चे ध्यान देंगे। इसी प्रकार से देखो बेटा, अगर कोई लीफ है, लीफ ने भोजन को मैन्युफैक्चर किया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ठीक, इसके बाद वो भोजन फ्लोएम के द्वारा स्टेम में आए या ऐसी जगह जाए जहाँ भोजन वो पार्ट नॉन फोटोसिंथेटिक हो, फिर वहाँ से बेटा रूट टिप तक आए, वहाँ उसका मेटाबॉलिज्म में यूज़ किया जाए। इसमें भी अगर ट्रांसलोकेशन कई मीटरों तक होता है तो बेटा इसको भी हम लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक बात मेरे बच्चे ध्यान दे रहे होंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यहाँ पे विशेष प्रकार के टिश्यू की एक लाइन बिछी हुई है जिसको मेरे बच्चे जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, और इसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? ठीक, हम इसको बताएंगे पूरा डायग्राम से, लेकिन एक दिमाग की चीज़ बताई, पढ़ के जरूर आइएगा। अगली चीज़, इन्होंने एक पहले एक्सपेरिमेंट कराया बेटा जो दिया गया है, उसमें उन्होंने ये लिया है कि कोई प्लांट की ब्रांच ली है और उसको एक कलर्ड, वो वाइट फ्लावर है, वाइट है उसमें, और उसको कलर्ड सोल्यूशन में डाल दिया गया बेटा। ठीक, जब कलर्ड सोल्यूशन में डाला गया है तो वो आप वो देखते हो जैसे वो है वाइट फ्लावर में की जो पत्तियां हैं, फ्लावर जो भी हैं, उसमें धारियां कलर नज़र आने लगती हैं, और जो धारियां कलर नज़र आने लगती हैं तो कलर्ड वाटर जो गया एक विशेष प्रकार के टिश्यू से गया जिसको हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? क्लियर हुआ बच्चों? तो ठीक, लेकिन ये तो एक जनरल बात हुई, लेकिन ये बात नहीं हम बता पा रहे हैं कि कैसे होता है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म का माना गया जिसे हम प्रेशर डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर डिफरेंस। ठीक है बच्चों, वो चीज़ हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने, आइए देखते हैं बेटा। पहले बताइए, प्लाज्मोलिसिस और ये सब चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। देखो एक एक लाइन बड़े ध्यान से देखें। इन सम अर्लियर स्टेज have carried out experimental twig bearing white flowers, मतलब कोई ऐसा प्लांट जिसकी एक शाखा ब्रेक की गई, तोड़ी गई, और जिसमें कैसे फ्लावर हैं? वाइट फ्लावर हैं और कलर्ड वाटर हैं। वॉच इन टर्न कलर, एग्जामिन कट एंड ऑन द ट्विग आफ्टर फ्यू आवर्स, हैड नोटेड रीजन थ्रू विच colored water move. That experiment very stable demonstrate path of water movement through the vascular bundle. आया बेटा? जो अब देखिए, जो ये path of water, ये रीडिंग करना है बस इतना दे। ये बड़ा ध्यान देगा, जो वाइट फ्लावर, अब कहानी नहीं पढ़नी, वाइट फ्लावर और कलर्ड सोल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, सिर्फ इससे ये पता लगा कि जो मूवमेंट होता है वो वैस्कुलर टिश्यू से होता है। किससे होता है? किससे होता है? और यहाँ पे उस वैस्कुलर, इन्होंने वैस्कुलर बंडल लिख दिया है, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू से ही वैस्कुलर बंडल बनते हैं। उस वैस्कुलर टिश्यू का नाम है जाइलम। क्या नाम है बेटा? जाइलम। उस वैस्कुलर टिश्यू का क्या नाम है? जाइलम। तुरंत देखेंगे, द इजिली डिमॉन्स्ट्रेट पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू वैस्कुलर बंडल, मोर स्पेसिफिकली द जाइलम। आया बच्चों? ठीक है, तो इस, अब देखिए कुछ नहीं आपको पढ़ना, ये भी 3 लाइनें नहीं याद करनी, आपको याद करना, वाइट फ्लावर कलर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूफ मूव थ्रू जाइलम। आया बेटा? ठीक है, वाइट फ्लावर और कलर्ड सोल्यूशन जो एक्सपेरिमेंट किया गया,
इससे ये प्रूफ होता है कि मूवमेंट किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, जाइलम। ये लाइन आपको तैयार करनी, कहानियाँ नहीं पढ़नी कि शाखा तोड़ी हुई, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, एक जनरल चीज़ें जानना बेटा। ठीक, आगे आओ। नाउ वी आर फर्दर ट्राई अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट वाटर एंड सब्सटेंस अप ए प्लांट। ये लाइन मार्क करो, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस अप ए प्लांट। बेटा देखिएगा, मैकेनिज्म की बात आती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये मान लो जाइलम ले लिया, ठीक। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम ये माने कि अपवर्ड मूवमेंट तक जो होता है, मूवमेंट जो है वो थ्रू डिफ्यूज़न होता है, तो अब आप एक बात दो, डिफ्यूज़न एक्टिव है कि पैसिव है, और फास्ट है कि स्लो है, स्लो है। ठीक, अब आप बताइए, जो प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है और स्लो है, ठीक, तो क्या ये संभावना है कि जो 100-100 मीटर की ऊंचाई वाले प्लांट्स हैं उनमें कैसे पहुंचेगा पानी? इन्होंने एक दिया है, एक डाटा भी दे दिया है एनसीआई, इसको कर लेना कि देखिएगा कि अगर डिफ्यूज़न के द्वारा है तो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो 50 माइक्रोमीटर पर 2.5 सेकेंड। आया बेटा, क्लियर हुआ? 2.5 सेकेंड, इसको मार्क कर लो। 2.5 सेकेंड में कितना? 50 माइक्रोमीटर मूव करता, 50 माइक्रोमीटर, सो कितना कम। बात समझे बेटा? तो अगर मान लीजिए कई मीटर का कोई है तो उसमें तो लग जाएंगे कई वर्ष लग जाएंगे, और जब कई वर्ष लग जाएंगे बेटा, कॉमन सेंस लगा लो, रूट ने आज पानी एब्जॉर्व किया और वर्षों बाद लीफ तक पहुंच रहा है, ठीक, तो क्या वो भोजन या मैन्युफैक्चर कर पाएगी? और जब मैन्युफैक्चर कर नहीं पाएगी तो क्या प्लांट में मेटाबॉलिज्म हो पाएगी? जब मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगी तो प्लांट क्या सर्वाइव कर पाएगा? ठीक है, तो इसके मतलब डिफ्यूज़न द्वारा नहीं। आया मेरे बच्चों? थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में, पूरा समझ में आ गया? अब ये कहानी है तो इसको ऐसे सुना दिया हमने। यहाँ पे चित्र बनाने को इसलिए नहीं कि चूँकि हम जानते हैं ये तो हम समझा ही सकते हैं बच्चों को। अब हम कलर्ड वाटर लेते, फिर एक शाखा तोड़ के लाते, फिर उसमें लगाते और दुनिया को समझाते, ये नहीं। हमने ये सिखा दिया अपने बच्चों को कि कलर्ड वाटर एक्सपेरिमेंट और वाइट फ्लावर एक्सपेरिमेंट जो है वो ये प्रूफ करता है कि मटेरियल का कंडक्शन वैस्कुलर टिश्यू होता है, अगर उस मटेरियल में वाटर है तो जाइलम है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने दूसरा डाटा अपने बच्चों को ये बताया है बेटा कि जो इसमें मूवमेंट जो होता है, अगर देखा, अगर डिफ्यूज़न का मान लें, चूँकि हमें जब मालूम नहीं तो मैं कहूँगा डिफ्यूज़न द्वारा होता होगा, ठीक है। अगर डिफ्यूज़न को मान लेते हैं तो अगर डिफ्यूज़न में जो मूवमेंट देखा गया है, साइंटिस्टों ने देखा है, वो बेटा 2.5 सेकेंड में कितना है? 50 माइक्रोमीटर। और कई मालूम मीटर अगर ऊंचा है, 100 मीटर का है, यूकलिप्टस है, सिकोया है, या मैंगो अदर प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कई वर्ष लगेंगे। बात समझे बेटा? तो जो कि ये चीज़ संभव नहीं है। बात समझे बेटा? आज इतने रखें बच्चों।